नमस्कार साथियों। कल हमने देखा था तापमान का सामान्य परिचय। आज हम देखेंगे तापमान का वितरण। तापमान का वितरण किस तरह का है और वितरण में भी कैसा वितरण, लंबवत वितरण और क्षैतिज वितरण और प्रादेशिक वितरण, 3 प्रकार के वितरण आपको देखने। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, इस तरह का लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होगा इस वीडियो के नीचे। इस बॉक्स पे यहाँ पे दबा दीजिए, क्लिक कर दीजिए तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। इससे आपको जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल को। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। अगर आपने ये टॉपिक आज पहली बार देखा है तापमान, तो कल का तापमान का जो सामान्य परिचय दिया था हम इस वीडियो के माध्यम से, उसको आपको देखना है ताकि आज का वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। कल बताया था तापमान का सामान्य परिचय, वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडल का गर्म होना या ठंडा होना किन विधियों के माध्यम से होता है। 4 विधियाँ बताई थी, वो कल के वीडियो में देखना है। प्लस तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पड़े थे, 8 कारक। 4 विधियाँ और 8 कारक, इनको भी आपको देखना। तो इसके लिए आपको कल वाला वीडियो देखना आवश्यक है। आज का तापमान का जो वितरण है उसको हम आगे देखेंगे। तो इसलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए आप छुट्टियों का। बहुत सारी क्लासों में ये टॉपिक काम में आता है। कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ क्लासों में भी पढ़ाया जाता है, चाहे बीए है, एमए है, सभी क्लासों में ये पढ़ाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसको पढ़ना है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं तापमान के वितरण का। तो सबसे पहले लेते हैं लंबवत वितरण तापमान का। कैसा वितरण? तापमान का लंबवत वितरण। लंबवत का मतलब है ऊंचाई की ओर। जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की ओर जाएंगे क्या होगा? तापमान कम होगा। कम होगा, आपने भी देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा कभी। वायुमंडल में क्या होगा? धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे हम तो क्रमशः तापमान कम होता जाता है। जैसे किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं हम तो वहाँ का तापमान कम होता है, नीचे का तापमान अधिक होता है। तो इसका मतलब है धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, तापमान कम होगा, माइनस में होगा। माइनस यानी कम होगा, माइनस का मतलब कम होता जाएगा। देखिए ये नियम है उसका, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। तो वह कमी किस दर से आती है उसको देखना कि तापमान कम होता है किस दर से होता है। तो औसत रूप से देखा जाए तो प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। तो प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई का यानी 1000 मीटर का मतलब होगा 1 किलोमीटर। किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा अथवा सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। तो आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर पर इतना, अगर मीटर में देखें जाए तो 1000 मीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। 2 किलोमीटर है तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, 13 डिग्री। तो इस तरह जितने भी किलोमीटर ऊंचाई है अथवा मीटर ऊंचाई है उसके हिसाब से तापमान कम होगा। जैसे हमारे एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर ऊंचा, तो वहाँ पे तापमान इस दर से कम होगा, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। तो ये इतने मीटर है तो 8000 से ज़्यादा मीटर है ये, तो 1000 पर इतना तो 8 किलोमीटर हो गया। 8 गुणित 6.5, इस तरह आप निकाल सकते हो कि उसका तापमान इतना कम हो जाएगा ऊंचाई। एक एग्जाम्पल दिया आपको कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होगा और किस दर से होगा?
ये आपने देख लिया। ये दर आपको याद रखनी, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस दर से तापमान ऊंचाई पर जाने पर कम होता है। अब ये तो हमने नियम पढ़ लिया कि ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत भी होता है कि ऊंचाई पर तापमान कम होने की बजाय बढ़ जाता है, तो इसको कहा जाएगा तापीय प्रतिलोमन, तापीय विलोमता, तापमान की विलोमता। जी, अगर सामान्य रूप से देखा जाए, अगर कम हो रहा तापमान प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री, तो उसको सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। कौन सी पतन दर? सामान्य ताप पतन। अभी बताया मैंने कि जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी काल विशेष में, किसी स्थान विशेष में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है, तो उसको तापमान की विलोमता कहेंगे अथवा तापीय प्रतिलोमन, तापमान का प्रतिलोमन कहा जाएगा। तो ये प्रश्न भी आता है। सामान्य रूप में क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा मौसम है, ऐसा समय है और किसी स्थान विशेष पर ऊंचाई के साथ तापमान कम होने की बजाय बढ़ता है, तो उसको तापीय विलोमता कहा जाएगा अर्थात तापीय प्रतिलोमन, तापमान का प्रतिलोमन कहा जाएगा। ये भी प्रश्न आपको याद रखना। तो ये तो हो गया हमारा तापमान का लंबवत वितरण, ऊंचाई की ओर। लंबवत का मतलब ऊंचाई की ओर वितरण के साथ। आगे हम देखते हैं तापमान का क्षैतिज वितरण। किस तरह का वितरण देखेंगे? क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का मतलब क्या होगा? तापमान का क्षैतिज वितरण ऊंचाई की ओर तो ऊपर की ओर था, अब ये आड़ा वितरण। कैसा वितरण? आड़ा वितरण। तो आड़ा वितरण में क्या आएगा? क्षैतिज वितरण में, क्षैतिज वितरण का मतलब है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान कैसा होगा। तो यहाँ पर भी ये माना कि ग्लोब है, ये बीच में भूमध्य रेखा है और ध्रुवों की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पर भी क्रमशः तापमान कम होता जाएगा। जैसे जैसे उत्तर अथवा दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ेंगे हम इस ओर, तो क्रमशः तापमान कम होता जाएगा। इसी तरह यहाँ दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़े तो भी क्रमशः तापमान कम होता जाए। तो क्षैतिज वितरण में भी तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक क्षैतिज वितरण कहलाता है। कौन सा वितरण कहलाएगा? क्षैतिज वितरण। अब इससे संबंधित एक शब्द आपने सुना होगा, समताप रेखाएं। समताप रेखा या समताप रेखा क्या होती है? सम मीन्स समान, ताप मीन्स ताप, तापमान, यानी समान तापमान वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहा जाता है। अब समताप रेखाएं कैसी रेखाएं? समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाएगा समताप। लेकिन कहाँ पर मिलेगी ये रेखाएं? सागर तल पर। कहाँ पे मिलेगी? सागर तल। तो पूरा उसका अर्थ कैसे हुआ कि सागर तल पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहा जाता है। बात समझ आ गई? तो इस तरह ये समताप रेखाओं के बारे में भी प्रश्न आता है कभी कभी कि समताप रेखाएं क्या है। तो इन समताप रेखाओं को आपको देखना, याद रखना है, क्योंकि ये रेखाएं वो सागर तल से औसत रूप से नापी जाती है। इसलिए किसी भी स्थान के अगर हमको समताप रेखा खींचनी है तो पहले समुद्र तल से उसका औसत निकाला जाता है। कहीं भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र, उस क्षेत्र का औसत तापमान हमको ज्ञात करना है तो समुद्र तल से उसका मिलान किया जाता है, तब ये जाकर के ये रेखाएं मिलती है और ये अक्षांशों के अनुरूप चलती रहती है। लेकिन जहाँ पानी है, समुद्री स्थान है, वहाँ पे ये इसका अनुसरण नहीं करती, क्योंकि स्थल और जल दोनों के तापमान में अंतर आता है। कल ही हमने पढ़ा था कि स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके विपरीत जलीय भाग क्या होगा? देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। इसलिए समताप रेखाओं में थोड़ा अंतर आएगा स्थल और जल में। आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका क्षैतिज वितरण हो गया किसका? तापमान का। और तापमान कौन सा? वायुमंडलीय तापमान। आगे बढ़ते हैं हम तापमान का प्रादेशिक वितरण, प्रदेश के अनुसार उसका वितरण।
और वास्तव में देखा जाए तो ये एक प्रकार का क्षैतिज वितरण ही है। कौन सा वितरण है? क्षैतिज वितरण तापमान का। तो ये प्रदेश के अनुसार, क्षेत्रों के अनुसार तापमान का वितरण कैसा रहता है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अपनी राय प्रस्तुत की। तो प्राचीन जो यूनानी विद्वान थे, ग्रीक विद्वान, उन्होंने ग्लोब को 3 मुख्य कटिबंधों में बांटा है। ग्रीक विद्वान, यूनानी विद्वान, उन्होंने क्या किया है? ग्लोब को मुख्यतः 3 भाग, यानी हमारा जो मानचित्र है उसको 3 भागों में बांट दिया है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। आगे हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे कि आखिर ये 3 कटिबंध कौन कौन से और कितने अक्षांशों के मध्य में इनकी स्थिति है। तो ये प्रादेशिक वितरण है, वो एक सामान्य वितरण है, जनरल समझने के लिए। तो आगे हम डायग्राम देखेंगे। देखते हैं ग्रीक विद्वान यानी यूनानी विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत ताप कटिबंध 3 भागों में। जैसे मैंने बताया कि उष्ण कटिबंध, अब इसका विस्तार कर्क और मकर रेखा, नाम हम तो सुना ही है, कर्क और मकर रेखा एक टॉपिक है। कर्क और मकर रेखा वो आप देख लेना वीडियो के अंदर। अक्षांश देशांतर वहाँ पे आपको मिलेगा। कर्क और मकर रेखाओं का मान कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। तो इन दोनों के मध्य में ये उष्ण कटिबंध पाया जाता है और यहाँ पे सर्वाधिक तापमान रहता है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। अब ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री दक्षिणी, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थिति, ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और तीसरा है शीत कटिबंध, 66.5 डिग्री से लगा करके ध्रुव की ओर, यानी 90 डिग्री, ध्रुव जो बिंदु है, ध्रुवीय बिंदु, उत्तर और दक्षिण महत्व। यहाँ सर्वाधिक तापमान है, यहाँ मध्यम और यहाँ पे बिल्कुल कम तापमान है। इस तरह 3 भागों में बांट दिया था प्राचीन ग्रीक विद्वानों ने, यूनानी विद्वानों ने। तो ये ताप कटिबंध आपको याद रखना। एक डायग्राम से हम आगे समझेंगे इसको, आपको ये चीज़ याद रखनी। ग्लोब के ऊपर कैसे ये कटिबंध बने हुए। देखिए ये ताप कटिबंध आपको दिखाई दे रहा होगा, ताप कटिबंध, और ये ग्रीक विद्वानों के अनुसार यहाँ पे 5 चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, लेकिन वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इस तरह। तो अभी मैंने बताया कि उष्ण कटिबंध ये यहाँ पर है। उष्ण कटिबंध कहाँ पर? इस क्षेत्र। ये जो रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कौन सी है? ये कर्क रेखा। और ये नीचे वाली रेखा ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये मकर रेखा है। तो कर्क और मकर रेखा के मध्य कौन सा पाया जाएगा? उष्ण कटिबंध। ये वाला भाग, ये आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला भाग है उष्ण कटिबंध है। अब यहाँ पे तापमान सर्वाधिक रहता है, सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, तो ऐसी स्थिति में तापमान सर्वाधिक रहता है, तो ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। अब ये 23.5 डिग्री यहाँ पे लिखा मैंने, से लगाकर ये रेखा दिख रही है आपको, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध। उसी तरह 23.5 से 66.5 डिग्री, ये शीतोष्ण कटिबंध है। कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। ये तो उत्तर में होगा। उसी तरह ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है और यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंध है। तो ये एक ही है, लेकिन एक उत्तर में एक दक्षिण में, इसलिए यूँ कहा जाता है इसको शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो एक तो ये देख लिया हमने और एक ये देख लिया। अब ये तो 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तर, ये 66.5 डिग्री उत्तर। अब 66.5 डिग्री से लगा करके यहाँ ध्रुव तक, इसी तरह यहाँ पर भी 66.5 डिग्री, ये देखो ये वाली लाइन, और यहाँ ध्रुव है, ये 90 डिग्री कहलाता, ये 90 डिग्री कहलाता। तो इस तरह देखें
हम तो क्या होगा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, उसके मध्य में यहाँ ये चीज़ जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये शीत कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध, क्योंकि एक उत्तर में, ये उत्तरी गोलार्ध में, और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसको कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये शीत, नाम तो एक ही है, शीत कटिबंध, दोनों का सेम नाम, और है कहाँ पे? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, इसलिए 2 बार नाम आएंगे। ठीक है, ये तो बीच का था इसलिए 1 बार नाम आया इसका, ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस तरह देखा जाए ये 3 कटिबंध, ताप कटिबंध, प्राचीन ग्रीक विद्वानों ने बांटे थे। तो ये आपको याद रखना है, ये डायग्राम बना के आपको व्यवस्थित रूप से याद रहेगा। तो इस तरह हम उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध 3 कटिबंधों में बांटा गया है। ये उत्तरी गोलार्ध में वापस बता रहा हूँ मैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध में। आपको 5 चीज़ें दिख रही है, लेकिन ये है 3 ही। तो इस तरह आपको याद रखना है कि किन अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध यहाँ सर्वाधिक तापमान है, उसके बाद यहाँ थोड़ा कम तापमान हो जाता है, और यहाँ पे बिल्कुल कम तापमान। तो इस तरह तीनों कटिबंधों में हमने बांट दिया। तो आज हमने देखा कि तापमान का वितरण, लंबवत वितरण कैसा रहा, क्षैतिज वितरण कहाँ है, और प्रादेशिक वितरण किस तरह का। थैंक यू। आगे आपको वीडियो देखना है और किसी भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और किसी भी